हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। दोस्तों, कुछ समय पहले केंद्र सरकार के द्वारा सीएए को लेकर के एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है और ये नोटिफिकेशन था सीएए को लागू करने के लिए। यानी अब भारत में सीएए लागू हो गया है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो भी आपके एग्जाम में बनने वाले हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा एनआरसी और एनपीआर को इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आप इस पूरे लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले एनपीआर, सीएए और एनआरसी में फर्क समझते हैं। तो एनपीआर का फुल फॉर्म होता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, यानी राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। सीएए का फुल फॉर्म होता है नागरिकता संशोधन कानून, यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। और एनआरसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। तो इन तीनों के जो फुल फॉर्म है वो आपको जरूर याद रखने हैं, क्योंकि फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। दूसरा सवाल है कि इन तीनों के अंतर्गत कौन आएगा। तो एनपीआर के अंतर्गत भारत में रहने वाला हर एक व्यक्ति आएगा। सीएए के अंतर्गत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए जो अल्पसंख्यक शरणार्थी हैं वो इसके अंतर्गत आएंगे। एनआरसी के अंतर्गत कौन आएगा? तो एनआरसी के अंतर्गत भारत के नागरिक आएंगे। दोस्तों, इन तीनों का उद्देश्य क्या है? तो एनपीआर का मकसद है सरकारी योजनाओं में इस्तेमाल करने के लिए हर रहवासी का डेटाबेस बनाना। यानी कि भारत में रहने वाले लोगों का डेटाबेस बनाना एनपीआर का मकसद है और इसका इस्तेमाल सरकारी योजनाओं में किया जाएगा। सीएए का मकसद क्या है? तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए हिंदू, ईसाई, सिख, पारसी, जैन और बौद्ध शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान करना। एनआरसी का मकसद क्या है? तो इसका मकसद है घुसपैठियों की पहचान करना। तो इन तीनों में डिफरेंस आप जरूर नोट करते जाइएगा। अब इन तीनों की परिभाषा भी देख लेते हैं। तो एनपीआर की परिभाषा है जो व्यक्ति 6 महीने से किसी पते पर रह रहा हो या अगले 6 महीने भी वहां पर रहने वाला हो तो वो एनपीआर के अंतर्गत आएगा। सीएए के अंतर्गत कौन आएगा? ऐसे अल्पसंख्यक शरणार्थी जो 5 साल पहले भारत आए हैं वो सीएए के अंतर्गत आएंगे। एनआरसी के अंतर्गत कौन आएगा? जिनके पास पहचान के वैध दस्तावेज हैं और वे इस देश के नागरिक हैं तो वो एनआरसी के अंतर्गत आएंगे। अब दोस्तों, इन तीनों में क्या नहीं होने वाला है? तो सबसे पहली बात है एनपीआर की। तो एनपीआर के अंतर्गत किसी भी नागरिक को नागरिकता नहीं दी जाएगी और ना ही उसकी राष्ट्रीयता छीनी जाएगी। सीएए के अंतर्गत पड़ोसी देशों यानी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए गैर अल्पसंख्यक शरणार्थियों को नागरिकता नहीं दी जाएगी। और एनआरसी के अंतर्गत क्या नहीं होगा? तो नागरिकता की अंतिम सूची में जो जगह नहीं बना पाए हैं वे भारत के नागरिक नहीं कहलाएंगे। तो ये है एनआरसी, सीएए और एनपीआर में अंतर। चलिए दोस्तों, अब हम इन तीनों से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम की। तो नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों, नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए 2019 का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के पीड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता देना। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। अगला क्वेश्चन है नागरिक संशोधन अधिनियम यानी सीएए 2019 किस पर लागू नहीं होता है? तो सीएए 2019 किस पर लागू नहीं होता है? भारतीय नागरिकों पर, क्योंकि ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए अल्पसंख्यकों पर लागू होता है। भारतीय नागरिकों पर लागू नहीं होता है, यानी भारतीय नागरिकों पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है सीएए का पूर्ण रूप क्या है, यानी इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरिक संशोधन विधेयक यानी सीएबी संसद में किस वर्ष पेश किया गया था? तो दोस्तों, नागरिकता संशोधन विधेयक पेश किया गया था 2016 में। यानी सीएए बनाने के लिए 2016 में एक विधेयक पेश किया गया था जिसका नाम था नागरिक संशोधन विधेयक। सीएए लोकसभा में कब पास हुआ था? तो दोस्तों, लोकसभा में यह पास हुआ था 10 दिसंबर 2019 को। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरिक संशोधन बिल के समर्थन में लोकसभा में कितने वोट पड़े हैं?
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 311 वोट पड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक संशोधन बिल के समर्थन में राज्यसभा में कितने वोट पड़े थे? आंसर हो जाएगा 125। सीएए राज्यसभा में कब पास हुआ था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 11 दिसंबर 2019 को। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 पर राष्ट्रपति ने कब हस्ताक्षर किए थे? आंसर हो जाएगा 12 दिसंबर 2019 को। और उस समय राष्ट्रपति कौन थे? रामनाथ कोविंद जी। अगला क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 कब लागू हुआ है, यानी इसके लिए कब नोटिफिकेशन जारी किया गया है? तो 11 मार्च 2024 को। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा किस वर्ष के भारतीय नागरिकता कानून में बदलाव किया गया है? आंसर हो जाएगा 1955। तो 1955 के भारतीय नागरिकता कानून में बदलाव किया गया है और इसके अंतर्गत एक नया अधिनियम आया है, उसको कहा गया है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। भारतीय नागरिकता कानून 1955 में अब तक कितनी बार संशोधन हो चुका है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 6 बार। तो दोस्तों, भारतीय नागरिकता कानून 1955 में 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019 में भी संशोधन हो चुका है। सीएए के द्वारा किन देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का फैसला किया गया है? आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। तो यहाँ के जो पीड़ित अल्पसंख्यक हैं उन्हें नागरिकता दी जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, किस तिथि से पहले अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हुए हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों और पारसियों और ईसाइयों को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा? आंसर हो जाएगा 31 दिसंबर 2014। तो 31 दिसंबर 2014 से पहले जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक शरणार्थी भारत में आए हुए हैं उन्हें अब अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भारत आए प्रवासियों को अब 11 साल की बजाय कितने साल पर नागरिकता मिल जाएगी? आंसर हो जाएगा 5 साल। लेकिन आपको यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए दोस्तों, यहां पर समझने की कोशिश करिएगा। 2014 से पहले अगर कोई प्रवासी नागरिक आया है इन तीनों देशों से तो उसे आज ही नागरिकता मिल जाएगी, यानी कि वो नागरिकता के लिए अप्लाई करेगा ऑफलाइन या ऑनलाइन तो उसे नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 2014 के बाद आया है भारत में प्रवासी के रूप में इन तीनों देशों से, तो उसे 6 साल लगातार भारत में रहना होगा, तब उसे नागरिकता मिलेगी। और अगर कोई व्यक्ति आज आया है तो उसे अब 5 साल भारत में रहना होगा, तभी उसे नागरिकता मिलेगी। तो इन तीनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन है, सीएए के अनुसार प्रवासियों को भारतीय नागरिकता किस प्रक्रिया से मिलेगी? आंसर हो जाएगा देशीयकरण के द्वारा। देशीयकरण का मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति भारत में आता है, रहता है कुछ सालों तक, उसके लिए जो प्रावधान किए गए हैं, तो उसे भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। तो इसे देशीयकरण की प्रक्रिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक नागरिकता यानी सिटीजनशिप का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में एनआरसी सबसे पहले लागू हुआ था? तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। आंसर हो जाएगा इसका असम में। तो असम में सबसे पहले एनआरसी लागू हुआ था। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का वर्णन किया गया है, यानी सिंगल सिटीजनशिप का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस आधार पर भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है? आंसर हो जाएगा भारतीय बैंक में धन जमा करके। बाकी जन्म के द्वारा नागरिकता मिल जाएगी, देशीयकरण के द्वारा नागरिकता मिल जाएगी और किसी भूभाग के सम्मेलन के द्वारा नागरिकता मिल जाएगी। किसी भूभाग के सम्मेलन का मतलब यह है कि अगर कोई भूभाग भारत में शामिल हो रहा है तो वहां के नागरिकों को भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी। देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है? तो विदेशी पुरुष से विवाह करने पर। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान से आकर
भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अनुच्छेद 6। निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संपत्ति स्वामित्व। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहां की गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1955 के नागरिकता कानून में। अगला क्वेश्चन है, कितने वर्ष तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 7 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? आंसर हो जाएगा 1955 में। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई, तो ये किस देश से अपनाई गई थी एकल नागरिकता की धारणा? वो इंग्लैंड से अपनाई गई थी। जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, यानी कि अगर आप किसी राज्य में रह रहे हैं तो उस राज्य की भी नागरिकता लेनी पड़ेगी और अमेरिका की भी नागरिकता लेनी पड़ेगी। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन है? तो आंसर हो जाएगा इसका संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स यानी एनआरसी का उद्देश्य क्या है? तो एनआरसी का उद्देश्य है भारत के सभी वैध नागरिकों का दस्तावेजीकरण करना। दोस्तों एनआरसी सभी भारतीय नागरिकों का एक रजिस्टर है। इसे 2003-4 में संशोधित नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार बनाया गया है। इसका उद्देश्य भारत के सभी वैध नागरिकों का दस्तावेजीकरण करना है ताकि अवैध प्रवासियों की पहचान की जा सके और उन्हें निर्वासित किया जा सके। एनपीआर का फुल फॉर्म क्या है? तो एनपीआर का फुल फॉर्म है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सीएए, एनपीआर और एनआरसी से रिलेटेड। आपको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।